गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी संचयन का चैप्टर नंबर 6 दिए जल उठे पढ़ेंगे। दिए जल उठे पाठ के लेखक है मधुकर उपाध्याय। मधुकर उपाध्याय का जन्म 1956 को हुआ था। 1956 में इनका जन्म हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी अयोध्या में ही हुई। अवध विश्वविद्यालय में विज्ञान में स्नातक होने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से इन्होंने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। इतिहास और ख़ास तौर पर ब्रितानी शासनकाल में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें महात्मा गांधी के चर्चित दांडी मार्च की पुनरावृत्ति के लिए प्रेरित किया और उन्होंने 400 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर उनकी पुस्तक 50 दिन 50 साल पहले काशी चर्चित रही। इनके द्वारा लिखे हुए कई सारे काव्य ग्रंथ भी मौजूद है। ये जो चैप्टर है आपका दिए जल उठे, ये स्वतंत्रता के समय में लिखा गया एक चैप्टर है। स्वतंत्रता काल की जानकारी के लिए लिखा गया एक चैप्टर है। जो दांडी मार्च हुआ था उसकी जानकारी आपको दी गई है और स्वतंत्र कराने के लिए नेताओं का जो योगदान है उस योगदान को ये दर्शाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए समय समय पर अनेक आंदोलन किए हैं। इन आंदोलनों में एक दांडी कूच भी था। सरदार पटेल इसी दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में गुजरात के रास नामक स्थान पर गए थे। वहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दांडी कूच की वो तैयारी कर रहे थे और वो गुजरात के अंदर जो रास नामक जो स्थान है वहाँ पर वो पहुँचे ताकि वहाँ से वो दांडी के लिए वो कूच कर सके, लेकिन वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें गिरफ्तार करने वाले कौन थे? उन्हें गिरफ्तार करने वाले वहाँ के एक स्थानीय कलेक्टर शिलीडी जो थे, उन्होंने उनको गिरफ्तार कराया। उनके आदेश पर उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्हें 500 रुपये के जुर्माने के साथ 3 महीने की सज़ा सुनाई गई। अब क्या हुआ? शिलीडी ने उनको गिरफ्तार कराने के पीछे क्या कारण था? कारण ये था कि एक बार वल्लभ भाई पटेल जो है उनके गलत कार्यों की वजह से उन्होंने शिलीडी को अहमदाबाद से भगा दिया था। जब उन्होंने उनको वहाँ से भगा दिया तो इस बात का उनके अंदर क्या था? एक गुस्सा था, एक रोष था। उन्होंने इसी अपमान का बदला लेने के लिए जब वल्लभ भाई पटेल अपने कुछ साथियों के साथ जब रास पहुँचे दांडी कूच के लिए, तब उस समय उस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने उनके ऊपर क्या किया? वहाँ पर एक निषेधाज्ञा लागू करवा दी। निषेधाज्ञा में क्या होता है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति जो है ग्रुप बना करके नहीं जा सकता है। 2 से ज़्यादा व्यक्ति कोई भी इकट्ठा नहीं हो सकता है, कोई आम सभा नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से एक निषेधाज्ञा लागू करवा दी। क्यों? क्योंकि ये तो उनकी चाल थी। वो किसी तरीके से वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करवाना चाहते थे। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उनके साथ कुछ साथी भी थे और इस वजह से इससे पहले कि वो आम सभा में सिर्फ वो जो लोग बाग एकत्रित थे वहाँ पर सिर्फ उन्होंने बोलना ही चालू किया था, भाइयों और बहनों, इससे पहले ही वहाँ पर निषेधाज्ञा लागू हो गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सही बात तो ये थी कि उनका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उनके ऊपर 500 रुपये का जुर्माने के साथ उनको 3 महीने की सज़ा सुनाई गई। जब उनके समक्ष जो सज़ा लिखी जा रही थी तो जज भी इस बात के लिए सोचने को विवश हो गया था कि इनको क्या सज़ा दी जाए। सही बात यह है कि उनके ऊपर कोई सज़ा बनती ही नहीं थी, उन्होंने ऐसा कोई जुर्म किया ही नहीं था, लेकिन निषेधाज्ञा लगा करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो देश भर में इसकी काफ़ी प्रतिक्रियाएं हुई। लोग जो है काफ़ी नाराज़ हुए, इसकी निंदा की गई, कई नेताओं ने इसकी भर्त्सना की और गिरफ्तारी पर अनेक प्रतिक्रियाएं हुई। मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय सभा में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने की सरकारी कदम की निंदा की गई। उधर मोहम्मद अली जिन्ना ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। इस तरह से चारों तरफ से इस चीज़ का
सब ने बहिष्कार किया, सब ने इसकी नाराज़गी की और जगह जगह इसकी भर्त्सना की गई। सरदार पटेल को राज से बोरसद की अदालत लाया गया और वहाँ से साबरमती जेल भेज दिया गया। जेल का रास्ता जो था वो साबरमती आश्रम के सामने से होकर के ही जाता था। साबरमती आश्रम में गांधी जी और अन्य लोग वहाँ थे, तो सबको लगा कि जब वल्लभ भाई पटेल जब यहाँ से निकलेंगे तो गाड़ी साबरमती आश्रम के बाहर से होकर के निकलेगी। तो उनको लग रहा था कि शायद ये लोग जो है उनकी गाड़ी को यहाँ पर रोकेंगे नहीं और सीधा ले जाएंगे। लेकिन गांधी जी और उनके जो आश्रम में रहने वाले जो आश्रमवासी थे वो बाहर आ गए और बाहर आकर के उनकी गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। गाड़ी वहाँ से होकर के निकली और ये गांधी जी का रोब ही रहा होगा कि उनको वहाँ गाड़ी रोकनी पड़ी। वल्लभ भाई पटेल बाहर निकले और बाहर निकल कर के उन्होंने कहा, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। अब इससे क्या तात्पर्य था बच्चों? इसका तात्पर्य ये था कि जो आगे की जिम्मेदारी मुझे निभानी थी वो मैं नहीं निभा पाऊँगा क्योंकि मैं जेल जा रहा हूँ। अब मैं आगे की जिम्मेदारी अब आपकी है, मतलब इस जिम्मेदारी को आपको निभाना है। देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने की जिम्मेदारी अब आपकी है। दांडी मार्च जो हो रहा है, जो आगे बढ़ाना है, उसकी जिम्मेदारी अब आपकी होगी। आश्रमवासी अपने मित्र नेता पटेल को एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे और सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर के उनका इंतजार करने लगे और पटेल ने उन्हें ये कहा और इस प्रकार से वो अपनी गाड़ी में बैठे और वो वहाँ से रवाना हो गए। वहाँ पटेल और गांधी जी की एक संक्षिप्त मुलाकात वहाँ पर हुई थी और इस प्रकार से वो वहाँ से रवाना हुए। आगे इस जिम्मेदारी को गांधी जी ने संभाला। राज पहुँचने और दरबार समुदाय के लोगों को देश को आज़ाद कराने के योगदान के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। अब वहाँ पर गांधी जी चले और गांधी जी के साथ उनका एक हुजूम में काफिला जो था वो उनके साथ था। वल्लभ भाई पटेल द्वारा छोड़े गए कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी अब गांधी जी पर आ गई थी। गांधी जी अपने साथ जा रहे थे और उनको कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि ये ना हो कि पटेल के जैसे ही गांधी जी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाए। इसलिए उनके साथ अब्बास तैयब जी भी साथ थे कि अगर ऐसी स्थिति हो और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो इस आगे के दांडी कूच के लिए अब्बास तैयब जी तैयार रहेंगे। इस तैयारी के साथ जो है वो वहाँ से रवाना हुए। वो वहाँ रास पहुँचे और उन्होंने दरबार समुदाय के लोगों को देश को आज़ाद कराने के योगदान के लिए प्रोत्साहित किया। दरबारी समुदाय के लोग जो थे उनका काफ़ी बड़ा समुदाय था और इनके पास अपना खुद का राजपाट था और इनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। ऐशो आराम की ज़िंदगी ये जीते थे, लेकिन देश को स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़ दिया और ये वहाँ पर देश के स्वतंत्र कराने के लिए वहाँ पर आ गए और ताकि ये आगे अपना कुछ कार्य कर सके। रास में गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। ये रियासतदार होते थे और इनकी साहबी भी होती थी। ऐशो आराम की ज़िंदगी भी एक तरह का राजपाट था। दरबार सभी कुछ छोड़कर वहाँ बस गए थे। कभी गांधी जी ने कहा था कि इनसे त्याग और साहस की परिभाषाएं सीखनी चाहिए। धैर्य, त्याग और साहस के द्वारा ही अंग्रेजी शासन को बाहर खदेड़ा जा सकता है और इस प्रकार से इन्होंने वहाँ छोड़ करके ये वहाँ आकर के रहने लगे और गांधी जी ने इनसे कुछ त्याग और ये सीखने के लिए उनसे कहा कि आप इनसे कुछ सीखो, क्योंकि ये अपना सब कुछ छोड़ करके ये वहाँ आसपास के इलाके में आकर के रहने लगे थे। दरबारी समुदाय के लोग से बहुत ज़्यादा त्याग था। उन्होंने काफ़ी अपने सारे समुदाय के लोगों को उन्होंने एकत्रित किया था। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था इस देश के खातिर। इस बीच जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब वो वहाँ से रवाना हुए, रात से कनकापुरा पहुँचे, देवण पहुँचे और वहाँ से होकर के जब वो निकल रहे थे तब वो रात में कहीं एक जगह जा कर के जहाँ रुके, तब गांधी जी से मिलने के लिए जवाहरलाल नेहरू आए और वो उनसे मिलना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो गांधी जी ने क्या कहा
कि मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए मैं एक दिन का भी प्रयाण मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं अपनी यात्रा को विराम नहीं दे सकता हूँ। जाने माने मछुआरे जो है वो आपको लेकर के यहाँ पर आएंगे और आ करके आपको मतलब कंधे पर बिठा करके लाएंगे और मैं आपसे मिलूंगा, और तुरंत इससे पहले कि पानी उफरने या नदी में पानी का वेग बढ़ने लगे आपको वापस से जाना होगा, ऐसा उन्होंने उसको कहा। और जवाहरलाल नेहरू जो है गांधी जी से मिलने के लिए वहाँ पर इसी प्रकार से वो वहाँ पर पहुँचे और वो किसी तरह से वो गांधी जी से मिलना चाहते थे। वहाँ पर एक मही नदी थी और मही नदी में अक्सर कर क्या होता है कि दिन रात में जो है पानी का उफान आता है, और पानी का मही नदी में चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। उस उफान आता है तो उस पानी के उफान के अंदर क्या होता है, कीचड़ दब जाता है और आराम से रास्ता पार हो जाता है। तो मछुआरे जो है उनको कंधे पर बिठा करके वहाँ पर लेकर के आए। गांधी जी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही निर्णय किया था कि वे अपनी यात्रा ब्रिटिश अधिकार वाले भूभाग से ही करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं यात्रा कहाँ से करूँगा, ब्रिटिश अधिकार वाले भूभाग से ही करूँगा। गांधी जी और अन्य सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ वहाँ पर रास पहुँचे। गांधी जी ने वहाँ उपस्थित लोगों को सरकारी नौकरियाँ छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उनसे कहा कि आप जो अंग्रेज़ों की जो गुलामी कर रहे हो, जो सरकारी नौकरियाँ आप नौकरियों के लिए लड़ रहे हो, ये एक स्वार्थी नीति है। आपको अपनी स्वार्थी नीति का त्याग करना होगा, क्योंकि अक्सर कर क्या होता है, जहाँ मीठा होगा वहाँ मक्खियाँ भिनभिनाती ही रहती है। तो आप भी उन अंग्रेज़ों की सरकारी नौकरियों के ऊपर, उस गंदगी के ऊपर चिपके हुए हो और आपको अपनी नौकरियों का त्याग करना होगा। इस देश के लिए आपको ऐसा प्रण लेना होगा कि आप देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ कर सकें, अपनी स्वार्थी नीतियों का त्याग कर सकें, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। कुछ स्वार्थी तत्व ऐसे हैं जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे हैं। तो गांधी जी ने साफ तौर पर इस तरह से लोगों को कहा कि सरकारी नौकरियों का त्याग करें। सभी लोग जो है दरबारी समुदाय की तरह ही अधिकतर लोगों ने अपनी नौकरियों का त्याग किया और वो देश की स्वतंत्रता के लिए तैयार, देश को स्वतंत्र कराने के लिए कटिबद्ध थे, तैयार हो गए थे। लेकिन कुछ लोग जो थे आज भी सरकारी नौकरियों से चिपके हुए थे और उन्हीं लोगों के लिए गांधी जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया। गांधी जी और सत्याग्रही जब रात से चलकर कनकापोरा पहुँचे तो एक वृद्धा ने गांधी जी से देश को आज़ाद कराने की बात कही कि भाई देश को आज़ाद कराना, इस प्रकार से एक वृद्धा ने कहा। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि अब वे देश को आज़ाद करा करके ही लौटेंगे। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा को धर्म यात्रा कहा और उसमें किसी भी प्रकार का आराम न करने की बात कही। लोगों ने उनसे बहुत कहा कि आप, ये बहुत लंबी यात्रा है, आप पैदल चल करके आप इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगे, आप किसी कार के द्वारा इस यात्रा को करें या आप किसी गाड़ी पे बैठ करके आप चलें। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि ये धर्म यात्रा है और धर्म यात्रा के लिए कार वगैरह गाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं होती, धर्म यात्रा हमेशा पैदल ही की जाती है। और इस प्रकार से वो पैदल ही चलने के लिए तैयार हुए और वो पैदल ही चलते रहे। उन्होंने कहा मैं किसी भी प्रकार से लोगों की मैं सहायता नहीं ले सकता हूँ और यह धर्म यात्रा में चलकर ही पूरी करूँगा। गांधी जी का ये अटूट साहस, उत्साह और तीव्र लगन का ये परिचय था। गांधी जी मानते थे कि धर्म मार्ग सत्य व अहिंसा का मार्ग है, मन वचन कर्म की पवित्रता अनिवार्य है। ऐसी यात्रा उनकी अंतिम यात्रा है, इसे उन्होंने धर्म यात्रा का नाम दिया। ऐसी यात्रा के लिए वे वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में जाने वाले को लाभ नहीं मिलता है। यात्रा में कष्ट सहना पड़ता है, लोगों का दर्द समझना पड़ता है, तभी यात्रा सफल होती है। गांधी जी किसी भी तरह विदेशी शासन के राक्षसी राज के अनुसार काम करने के लिए तैयार नहीं थे और इस प्रकार से उन्होंने पैदल ही अपनी यात्रा चालू रखी। जब गांधी जी आगे बढ़ते जा रहे थे तो आगे बढ़ने पर जब वो वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर नमक इकट्ठा किया जाता था और नमक की रखवाली के लिए सरकारी चौकीदार वहाँ पर रखे जाते थे जो उसकी रखवाली कर सके। लेकिन लोगों को लगा कि गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं और वो ज़रूर इस कानून को तोड़ देंगे, तो उन्होंने क्या उनको, पहले कुछ व्यक्तियों को लग रहा था कि गांधी जी ऐसा कार्य कभी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ को लगता था कि ये अंग्रेजी सरकार थी, उनको लगता था कि ये कानून को तोड़ देंगे हमारे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से जो नमक के भंडार थे, उन नमक के भंडार को वहाँ से उन्होंने हटा दिया। जबकि गांधी जी क्या थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। झूठ बोलकर और चोरी से काम करना उनकी शैली में बिल्कुल
नहीं था। उनकी व्यक्तित्व की विशेषताओं से वरिष्ठ अधिकारी भी अच्छी तरह से परिचित थे, लेकिन ब्रिटिश शासकों में एक ऐसा वर्ग भी था जिसे लग रहा था कि गांधी जी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक पहुंचकर नमक बना करके कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए चौकीदार रखे जाते हैं। वे मानते ही नहीं थे कि कोई काम गांधी जी अचानक या चुपके से करेंगे। इसके बावजूद भी नदी के तट के सारे नमक के भंडार हटा दिए गए और उन्हें नष्ट कर दिया गया ताकि इसका खतरा ही न रहे। गांधी जी द्वारा बनाई गई योजना ने वरिष्ठ अधिकारियों को हैरानी में डाल दिया कि ऐसा कर सकते हैं, और उन्होंने इस प्रकार से वहाँ से सारा नमक, वहाँ से सब कुछ हटा दिया ताकि किस प्रकार से कुछ ना हो सके। गांधी जी अब जा रहे थे तब उन्होंने सोचा कि हमें बड़ौदा रियासत से होकर के हम क्या करेंगे, बाहर से ना जा, मतलब हम बाहर यात्रा करेंगे, हम अंदर से होकर के नहीं करेंगे क्योंकि उससे उनकी यात्रा लंबी हो जाती। लेकिन फिर भी उनको बड़ौदा रियासत से होकर के गुजरना पड़ा क्योंकि इससे यात्रा में काफ़ी समय उनका बच रहा था। तो इस प्रकार से वो बीच में से होकर के वो वहाँ से निकले। गांधी जी जब वहाँ से निकले तो गांधी जी के वहाँ से निकलने पर गांधी जी के और सत्याग्रही जब रात से चलकर जब कनकापुरा पहुँचे तो सब ने उन्हें देश को आज़ाद कराने की बात कही और उन्होंने सभी को ये भरोसा दिलाया कि हम देश को ज़रूर स्वतंत्र कराएंगे। गांधी जी और अन्य सत्याग्रही मही नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उनके स्वागत के लिए बहुत से लोग खड़े हुए थे। आधी रात के समय मही नदी के तट पर अद्भुत नज़ारा था। सभी लोग हाथों में दिए लेकर के खड़े हुए थे। जैसे ही महात्मा गांधी नदी पार करने के लिए नाव तक पहुँचे तो महात्मा गांधी जी, नेहरू और पटेल के जयकारों से नदी के दोनों तट पर नारे गूंजने लगे और इस प्रकार गूंजने लगे। गांधी जी नदी पार करके विश्राम करने के लिए झोपड़ी में चले गए। गांधी जी के पार उतरने के बाद भी लोग हाथों में दिए लिए खड़े थे। वो अन्य सत्याग्रहियों के पार उतरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय मही नदी के दोनों किनारों पर हाथों में दिए लिए खड़े लोग इस बात के प्रतीक थे कि उनके हृदय में अपने देश को आज़ाद कराने वाले नेताओं के प्रति कितनी श्रद्धा थी। वे देश को शीघ्र आज़ाद करता हुआ देखना चाहते थे। रात की 12 बजे मही सागर नदी का किनारा लोगों की भीड़ से भर गया था। घना अंधेरा छाया हुआ था। सत्याग्रहियों के आने का इंतजार हो रहा था। गांधी जी के बाहर निकले और घुटनों तक पानी से चलकर नाव तक पहुँचे। महात्मा गांधी जी की जय, सरदार पटेल की जय और नेहरू जी की जय के नारों से मही सागर की नदी का किनारा गूंज उठा। नाव रवाना हुई। उसे निषाद राज चला रहे थे। वहाँ से चला रहे थे। वो नाव लेकर के आए और उन्होंने अपनी नाव में गांधी जी को बिठाया। उनको भी निषाद राज कहा गया क्योंकि आपको पता है राम भगवान को जिस प्रकार से केवट ने अपनी नदी पार कराई थी, है ना, ऐसे ही इन्होंने भी अपनी नाव में बिठा करके इनको अपनी नदी पार कराई, इसलिए इनको भी निषाद राज कहा गया। कुछ ही दूर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे नदी के किनारे न होकर के पहाड़ की घाटी हो जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। मही सागर के दूसरे तट पर भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी। गांधी जी के पार उतरने के बाद तट पर दिए लेकर खड़े लोग उनका इंतजार कर रहे थे। सभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी और इस प्रकार से वो वहाँ पर खड़े होकर के वो उनका इंतज़ार करते रहे कि कुछ लोग जो आएंगे उन्हें हम नदी पार कराएंगे और वो दीपक लेकर के और दूसरे व्यक्तियों का इंतज़ार करते रहे कि कोई तो आएगा जिससे हमें नदी पार करानी होगी और इस प्रकार से वो पहुँचे और गांधी जी ने अपना कार्य जो है पूरा किया। गांधी जी का चरित्र अत्यंत उच्च और सुदृढ़ है। वे पूरी तरह से देश के प्रति समर्पित थे और उनकी त्याग की भावना ही थी जो पूरे देश को प्रभावित करती थी। अब इसमें एक सिलीडी के बारे में बताया गया है कि सिलीडी ने क्या किया, निषेधाज्ञा लगा करके पटेल को गिरफ्तार कराया, ठीक है,
और क्या कहा पटेल ने कि अब मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। दूसरी बात दरबारी लोगों के बारे में बताया गया है। दरबारी लोग जो है रियासतदार थे, उनके पास सुख सुविधाएं थी, लेकिन उन्होंने देश के खातिर अपनी रियासत और सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। ठीक है, और उन्होंने गांधी जी जो थे उन्होंने ब्रिटिश शासन को राक्षसी राज भी उन्होंने यहाँ पर कहा है। और साथ ही महिसागर नदी के बारे में बताया कि महिसागर नदी में पानी बढ़ता था रात के समय में, अंधेरी गुप्त रात में, तो कीचड़ में चल नहीं सकते थे, इसलिए रात के समय में पानी में चल करके भी नदी पार की जा सकती थी, साथ में नाव में भी बैठ करके पार की जा सकती थी। साथ ही निषाद राज जो थे वो कौन थे, नदी को पार कराने वाले, मतलब केवट, उनका नाम था रघुनाथ काका। क्या नाम था उनका, रघुनाथ काका। लेकिन गांधी जी ने उनको भी निषाद राज कहा है क्योंकि उन्होंने उनको नदी पार कराई थी। और इस प्रकार से दिए जल उठे, दोनों तरफ दिए जल उठे, मतलब दोनों तरफ दिए लेकर के सब लोग बाग बैठे थे और गांधी जी के उतरने का इंतजार कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।